Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2, Kings and Kingdoms of the Early Medieval Period. So student, in this video we'll talk about the kings and kingdoms of the early medieval period. Medieval period का जो early part था उसमें कौन से king थे, कौन सी kingdoms थी, उसको हम इस video में discuss करेंगे. So students, in the early medieval period, there were many wars. Everybody is fighting with each other. बहुत सारे वॉर हो रहे थे. कब बचा? अर्ली मिडवल पीरियड में. अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये जो रीजनल किंगडम्स हैं ये आपस में लड़ती जा रही हैं, दोनों ही जगह, इंडिया के नॉर्थ में भी और इंडिया के साउथ में भी. ठीक है, अर्ली मिडवल पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजनल किंगडम्स, भले ही वो नॉर्थ के हों या साउथ के, वो आपस में क्या कर रहे हैं बच्चा? फाइट कर रहे हैं. And these war lead to frequent rise and fall of kingdom. बच्चा, एक किंगडम का राइज होगा तो दूसरी का ऑब्वियस सी बात है फॉल होगा ही होगा. जल्दी जल्दी किंगडम राइज कर रही हैं और फॉल करती जा रही हैं. एक किंगडम राइज कर रही है और दूसरी फॉल कर रही है. तो ये एक कॉमन फेनोमेना था जो हमें कहाँ पर अर्ली मिडवल पीरियड में देखने को मिल रहा था. ठीक कोई बात? अच्छा, फाइट ऐसा नहीं कि बिना किसी बात के वो फाइट करते थे. देयर वर सम रीजंस. ओके, कुछ ना कुछ रीजन से वो फाइट करते थे. तो अगर हम अर्ली मिडवल वॉर्स के रीजन को जानना चाहें तो पहला रीजन था कि दे वांट टू कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रीजन. कुछ रीजंस थे जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, उनको वो कंट्रोल करना चाहते थे. जैसे कि फर्टाइल ट्रैक, किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत फर्टाइल सॉइल है जहाँ पर कल्टीवेशन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो एवरी किंग वांट टू कंट्रोल दैट एरिया. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन इज फर्टाइल ट्रैक. सेकेंड रीजन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स. ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया से, उस रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जाते होंगे जहाँ से ट्रेडर कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली मूव करते होंगे. उस ट्रेड रूट को कुछ रूलर्स चाहते होंगे कि हमारे कंट्रोल में हो. देन कोस्टल एरियाज. बेसिकली स्टूडेंट, कोस्टल एरियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड, है ना. ये लोग भी बहुत सारी अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे. तो बेसिकली व्हाट दे वांट टू कंट्रोल ओवर कोस्टल एरियाज. तो फाइट किस किस के लिए होती थी? ईदर फॉर फर्टाइल ट्रैक्ट्स और ट्रेड रूट्स और फॉर कोस्टल एरियाज. फर्टाइल ट्रैक के लिए लड़ रहे हैं, ट्रेड रूट के लिए लड़ रहे हैं, कोस्टल एरियाज के लिए आपस में लड़ रहे हैं. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, दे आर फाइटिंग फॉर सम रीजन्स. They want to control on some strategic reasons like fertile tract, important trade routes and coastal areas. कोस्टल एरिया से इंपॉर्टेंट ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे. ट्रेड रूट से आने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट करके जाएंगे. फर्टाइल ट्रैक में प्रोडक्शन अच्छा होगा. तो बहुत सारे रीजंस थे, इसीलिए ये आपस में फाइट कर रहे थे. अगर हम 9th टू 13th सेंचुरी की बात करें, 9th से लेके 13th सेंचुरी तक 3 पावर्स थी जो आपस में लड़ रही थी. किस बात को लेके? एक स्ट्रेटेजिक एरिया को लेकर. किसको लेकर बच्चा? कन्नौज को लेकर आपस में 3 पावर्स लड़ रही थी. वो थी पालाज ऑफ बंगाल, गुर्जर प्रतिहाराज ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूटाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन. ठीक है, फिर से पाल. वैसे तो बेटा इसको पालाज नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये है पाल. कौन है? पाल रूलर कहाँ के थे बेटा? बंगाल के. गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे? वेस्ट इंडिया के. और राजपूत कहाँ के थे? नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन रीजन के. कुछ स्टूडेंट वीडियो के एंड में पूछते हैं मैडम आप ऐसे क्यों पढ़ते हो, पर एक्चुअल में वो है ही ऐसे. बच्चा, तुम्हारा नाम अगर राम होगा और कोई इसे रामा लिख देगा और फिर रामा पढ़ने लगेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? तो जो फॉरेनर्स करते हैं हमें उनका नहीं पता, पर हमें तो पता है ना कि हमारे किंग का नाम अशोक है, अशोका नहीं है, तो हम तो सही बोल ही सकते हैं. चलो ठीक है, दोनों वर्जन पढ़ दिए मैंने. तो बच्चा, बंगाल के जो पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे वेस्टर्न इंडिया के, और राष्ट्रकूट थे नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन के. ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, कॉम्पीट कर रहे थे फॉर गेटिंग व्हाट? फॉर गेटिंग कन्नौज. ओके बात. सो हु वर फाइटिंग? Palas of Bengal, Gurjar Pratiharas of Western India and Rajputas of Northwestern Deccan for what? For Kannauj. Okay. दिस वॉज बिकॉज. अब क्या रीज़न था? कन्नौज में ऐसी क्या स्पेशलिटी थी कि कन्नौज के लिए लोग फाइट कर रहे थे? स्पेशलिटी वॉज द सिचुएशन नहीं, इट्स लोकेशन. कन्नौज वॉज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ गंगा प्लेन. गंगा प्लेन के हार्ट में क्या सिचुएटेड था बच्चा?
गंगा प्लेन की जो लोकेशन थी, उसकी जो सिचुएशन थी, वो उसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाती थी, जिसके लिए 9 to 13 सेंचुरी तक 3 पावर्स ने फाइट की। वो थी कि वो उसका जो लोकेशन था वो था हार्ट ऑफ गंगा प्लेन, एंड प्लेन कुड बी बेस्ट कंट्रोल्ड फ्रॉम देयर। और जो पूरा के पूरा प्लेन एरिया था उसको यहाँ से बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता था, बिकॉज थ्री एरिया किंग्स वर फाइटिंग फॉर दिस रीजन। दैट इज़ वाई ये जो कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी उसको पॉपुलरली बोला जाता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, struggler involving 3 powers, because 3 powers were involved in that is why it is known as tripartite struggle. Weakened all the 3 contestants। अच्छा बच्चा, जब आप इसके साथ लड़ोगे, ये इसके साथ लड़ेगा, या आपस में जब आप तीनों लड़ोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप तीनों ही अपने आप को कहीं ना कहीं क्या बना रहे हो, वीक बना रहे हो। तो बेसिकली द फाइट फॉर कन्नौज मेक द वीक। ये जो लड़ाई थी कन्नौज के लिए, धीरे धीरे इन तीनों के तीनों कंटेस्टेंट्स को क्या बनाती गई, वीक बनाती गई। आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू। चलें आगे। राजपूत किंगडम्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, राजपूत किंगडम्स। अर्ली मिडिवल पीरियड में हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, बहुत सारे राजपूत क्लैंस जो थे उन्होंने किंगडम एस्टेब्लिश की इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, नदर्न पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में क्या एस्टेब्लिश हुई, राजपूत क्लान्स, किंगडम्स। ठीक है, राजपूत किंगडम्स क्या एस्टेब्लिश हुई, राजपूत किंगडम्स। क्लान का मतलब होता है बच्चा कुल, ठीक है, क्लान का मतलब होता है कुल। तो बहुत अर्ली मिडिवल पीरियड में बहुत सारी राजपूत किंगडम एस्टेब्लिश हुई वेस्टर्न, नदर्न और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, अब अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो देखो ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर भी हुई, ठीक है, सेंट्रल वाले पार्ट में भी हुई और नॉर्थ में भी हुई। मतलब ये पूरे रीजन में क्या एस्टेब्लिश हुई बच्चा, राजपूत किंगडम्स। These kingdoms frequently fought amongst themselves। ये थी राजपूत, सारी राजपूत किंगडम ही थी बच्चा, फिर भी ये आपस में लड़ रही थी। These kingdoms frequently fought among themselves। आपस में ही लड़ती रहती थी। एक राजपूत क्लान या एक राजपूत कुल दूसरे राजपूत कुल से लड़ रहा है। इट मीन्स वन राजपूत क्लान इज फाइटिंग फॉर अदर क्लान, और वन राजपूत किंगडम इज फाइटिंग विद अनदर राजपूत किंगडम फॉर पैटी इशूज। छोटे छोटे एरियाज को लेके, पैटी इशूज को लेके ये आपस में ही लड़ती रहती थी। सो स्टूडेंट, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्ष एम्पायर, हर्ष के एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ बच्चा, तो एक बहुत ही पावरफुल राजपूत डायनेस्टी जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा पावरफुल राजपूत डायनेस्टी रोज टू प्रोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया की अब प्रोमिनेंट डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कौन सी बन गई बच्चा, गुर्जर प्रतिहार। अब प्रतिहार रूलर्स कंकर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। प्रतिहारा, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं प्रतिहार इज राइट, पर प्रतिहारा क्योंकि बुक में लिखा है तो हम पढ़ देते हैं। चलो, प्रतिहारा जो रूलर हैं उन्होंने कन्नौज को जीत लिया। कनकर करना मतलब जीतना, कनकर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। उन्होंने प्रतिहारा रूलर्स ने कनकर किया कन्नौज को और उसको क्या बना लिया, अपनी कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चा, राजधानी। ठीक है, ही बिकेम इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टिएट स्ट्रगल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पाल, प्रतिहार, ये लोग काय में इन्वॉल्व थे, ट्रिपार्टिएट स्ट्रगल में पढ़ा था ना, देखो अभी यहीं पे पढ़ा था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत किस में इन्वॉल्व थे बच्चा, ट्रिपार्टिएट एग्रीमेंट में इन्वॉल्व थे। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की प्रोमिनेंट डायनेस्टी बन गई। कन्नौज को जीता और जीतने के बाद उसे अपनी कैपिटल बना लिया। द प्रतिहार डिक्लाइंड आफ्टर दे वर डिफीटेड बाय महमूद। बट बच्चा, जो हम लोग देख रहे हैं ना, हमने शुरुआत ही ऐसे की कि अर्ली मिडिवल पीरियड वो टाइम था जब फ्रिक्वेंसी में किंगडम रोज कर रही थी और डिक्लाइन कर रही थी। तो जब प्रतिहारा किंगडम अभी रोज की प्रोमिनेंट बनी नॉर्थ इंडिया में, अब उसका डिक्लाइन होगा। उसके डिक्लाइन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, महमूद, रूलर ऑफ अफगान। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी किसके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चा, प्रतिहारा डायनेस्टी के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कहाँ का रूलर था, ये अफगान का रूलर था। ये
कब आया था? 1018 में महमूद ऑफ गजनी इंडिया आए और किसके डिक्लाइन का कारण बने? प्रतिहार, ठीक है, या प्रतिहारा। चले आगे। अच्छा, जहाँ पर प्रतिहारा किंगडम का डिक्लाइन हो रहा था उसके रियून से 4 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई। 4 important Rajput kingdoms that rose on the ruins of Pratihar kingdom. Pratihar kingdom का जो बचा कुचा ruins, जो पार्ट था, डिस्ट्रॉयड पार्ट था, उसके जो ruins थे, बचा हुआ पार्ट था, उससे 4 किंगडम रोज करती हैं। वो हैं बचा चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड, परमार ऑफ मालवा, परमाराज ऑफ मालवा, सोलंकीज ऑफ गुजरात एंड द चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली एंड अजमेर के चौहान, परमार मालवा के, सोलंकी गुजरात के और चंदेल बुंदेलखंड के। चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार्स ऑफ मालवा, सोलंकीज ऑफ गुजराती, चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। क्लियर है यहाँ पर? एंड स्टूडेंट, ये जो चौहान्स थे इन्हें ही छामानस कहा जाता है। चले आगे। याद रहेंगे चंदेल बुंदेलखंड के, परमार मालवा के, सोलंकी गुजरात के, चौहान दिल्ली और अजमेर के, ठीक है। चलो आगे चले। पेनिनसुलर इंडिया में क्या हो रहा था बच्चा? पेनिनसुलर इंडिया में जिस तरीके से नॉर्थ में प्रॉब्लम चल रही थी, एक दूसरे के साथ फाइट चल रही थी, वैसे ही कहाँ पर भी पेनिनसुलर इंडिया में भी हो रहा था। had several kingdom which constantly fought amongst themselves. बहुत सारी kingdom थी, several kingdoms were there and they were fighting with each other constantly, continuously एक दूसरे के साथ fight कर रही है। In the northwestern Deccan के northwestern part में the राजपूत of मालखेड़ rose to prominence. मालखेड़ के जो राजपूत थे उनको importance मिली, वो prominent ruler बन के निकले, ठीक है। अंडर दाती दुर्ग इन द 8th century। कुछ लोग इसको पढ़ देते हैं दाती दुर्गा, बेटा ये फीमेल नहीं है, ये मेल ही है। दाती दुर्ग कब बेटा? 18th century। 18th century 8th सॉरी नॉट 18th 8th century में, है ना, मैंने 18 बोला, गलत है। 8th century में दाती दुर्ग की लीडरशिप में जो राजपूत थे मालखेड़ के, वो बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी बने। बाय ओवरथ्रोइंग द रूलिंग चालुक्य ऑफ बतापी। चालुक्य थे, कहाँ के थे बच्चा? बतापी के थे। इनको ओवरथ्रू किया किसने? दाती दुर्ग ने। और किसको एस्टेब्लिश कर दिया? राजपूत किंगडम को एस्टेब्लिश कर दिया। अब मालखेड़ में मालखेड़ की राजपूत किंगडम प्रोमिनेंट डायनेस्टी बनेगी कब? 8th century में। इन्होंने किसको ओवरथ्रू किया, किसको उखाड़ के फेंक दिया? चालुक्य। चालुक्य कहाँ के थे? बतापी के। इतनी बातें क्लियर है? सो स्टूडेंट, अभी हमने नॉर्थ वेस्टर्न देखा, अब हम नॉर्थ ईस्टर्न देखेंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न में कौन रूल कर रहे थे? चालुक्य ऑफ वेंगी या चालुक्यास ऑफ वेंगी, चालुक्यास ऑफ वेंगी या चालुक्य ऑफ वेंगी रूल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन। द पल्लव ऑफ कांचीपुरम रूल्ड द साउथ ईस्टर्न डेक्कन। पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम रूल्ड द साउथ ईस्टर्न डेक्कन। हम लोगों ने आप क्या देखेंगे? साउथ ईस्ट डेक्कन में कौन थे? पल्लव। कहाँ के? कांचीपुरम के। and the kingdoms of Chol of Thanjavur, Cholas of Thanjavur, Chol of Thanjavur, दोनों ही बोल सकते हो आप। Chol of Thanjavur, पल्लव of कांचीपुरम, चालुक्य of वेंगी, ये अलग अलग जगह में रोज कर रहे हैं, पर कहाँ? सबका एरिया यही है, डेक्कन। कौन सा? डेक्कन, इंडिया का ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब हम देखें एक बार। देखो, अब हमारे इंडिया का हम ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं इसको डेक्कन वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट डेक्कन में कौन थे बच्चा? राजपूत। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन थे? नॉर्थ ईस्ट में कौन थे बच्चा? चालुक्य ऑफ वेंगी। फिर साउथ ईस्ट में कौन थे? साउथ ईस्ट में थे चोल ऑफ थंजावुर। और फर्दर साउथ में कौन थे? चेराज। फर्दर साउथ यहाँ पर मिलेंगे चेराज, यहाँ पर मिलेंगे चोलाज, यहाँ पर कौन मिल रहे हैं बच्चा? चालुक्य ऑफ वेंगी। और यहाँ पर कौन है? राष्ट्रकूट ऑफ मालखेड़। एक जगह रह गई बच्चा, साउथ ईस्टर्न हो गया, फर्दर ईस्टर्न हो गया, साउथ वेस्ट नहीं दिया है। चलो ठीक है, ये सारा समझ में आ गया। चलो, हाँ, पांड्या ऑफ मदुराई एंड चेरा ऑफ केरला फर्दर साउथ। फर्दर साउथ में आपको मिलेंगे पांड्या, पांड्या ऑफ मदुराई, पांड्याज ऑफ मदुराई एंड चेराज ऑफ केरला। चले आगे।
राष्ट्रकूट competed with Pal and Pratihar of North. राष्ट्रकूट किसके साथ कॉम्पीट कर रहे थे बच्चा? पालाज एंड प्रतिहारास के साथ, जो कहाँ पर थे? नॉर्थ इंडिया में थे। ठीक है। इन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ओवर कन्नौज, कन्नौज के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसमें कौन कौन सी तीन शक्तियां लड़ रही थी, कौन कौन से तीन किंगडम लड़ रहे थे? प्रतिहार, पाल and Rashtkut. Rashtkut, Palas, Pratiharas. Oh, for fighting for what? Fighting for Kannauj. They checked Pratihara expansion into Deccan. सो स्टूडेंट, ये जो पल्लव किंगडम थी इसका वीक होना स्टार्ट हुआ 9th सेंचुरी में। 9th सेंचुरी में ये पल्लवा किंगडम वीक हुई 9th सेंचुरी में। राष्ट्रकूट को ओवरथ्रो किया चालुक्य ने। ठीक है, चालुक्य ऑफ कल्याणी। कल्याणी के जो चालुक्य थे इन्होंने किसको ओवरथ्रू कर दिया बच्चा? राष्ट्रकूट को ओवरथ्रू कर दिया। कब? 10th सेंचुरी में। 9th सेंचुरी में कौन गए? पल्लव्स। 10th में कौन चले गए? राष्ट्रकूट। 10th में जो नई डायनेस्टी रूल करने आई वो थी चालुक्य ऑफ कल्याणी। देन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लेटर चालुक्य, और लेटर चालुक्य के बाद जब 12th सेंचुरी आई तो इनकी जो टेरिटरीज थी वो यादव्स ने ले ली। किसने ले ली? यादवाज ने ले ली। यादव्स ने ले ली। कहाँ के थे यादव्स? देवगिरी के। होयसाल ऑफ द्वार समुद्र, द्वार समुद्र के होयसाल यादव ऑफ देवगिरी ने किसकी एरिया को ले लिया बच्चा? चालुक्य, लेटर चालुक्य के एरियाज को ले लिया। एंड द ककाटियाज ऑफ वरंगल। क्या आगे बात समझ में? चलो, होयसाल द्वार समुद्र, यादव देवगिरी, यादवाज ऑफ देवगिरी, होयसालाज ऑफ द्वार समुद्रा, ककाटियाज ऑफ वरंगल। फिर से, यादव कहाँ से थे? देवगिरी से थे। होयसाल कहाँ से थे? द्वार समुद्र से। कटाकियास कहाँ से थे बच्चा? ककाटिया थे वरंगल से। इन लोगों ने किसके टेरिटरी को ले लिया? लेटर चालुक्य के पास जो टेरिटरी थी अब इनका होगा डिक्लाइन और इनकी टेरिटरी ले ली जाएगी यादव, होयसाल और ककाटियास के द्वारा। सो स्टूडेंट, इस बार एक बार इस मैप को देखो। ये रहे चेरियाज, ये रहे चेरा, ये रहे पांडव, ये रहे चोल, ये रहे पल्लव, चालुक्य और ये राष्ट्रकूट। ठीक है, पूरा के पूरा ये किसको कवर कर रहे हैं? हमारे डेक्कन रीजन को ही कवर कर रहे हैं। शुरुआत होती है, शुरुआत में कौन मिलेंगे आपको? यहाँ पर मिल रहे राष्ट्रकूट, ये रहे चालुक्य, ये पल्लव, ये चोल, और फिर नीचे आएंगे तो ये चेरा या चेर और ये पंड्या। द मिडवल किंगडम्स, किंग्स पोजीशन। अब बच्चा, किसी भी किंग को, किसी भी प्रोमिनेंट लीडर को आप कब रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो? कब किसी लीडर को प्रोमिनेंट बोलना स्टार्ट करते हो? जब वो अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल कर ले। अब किंग का काम क्या होता था? अपने जो सब्जेक्ट हैं, उसकी जो किंगडम है उसका ध्यान रखना, अपनी टेरिटोरी का एक्सपांशन करना, यही सब किंग का काम हुआ करता था ना। तो आप सबसे ज़्यादा किस किंग को रेस्पेक्ट करोगे? जो अपनी टेरिटरी का एक्सपांशन करता रहेगा, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देगा, मतलब अपने लोगों के ऊपर ध्यान देगा, प्रजा के ऊपर ध्यान देगा। तो मिडवल इंडियन में भी जो रूलर्स थे उनकी प्रेस्टीज किस पे डिपेंड करती थी? कि उन्होंने कितने वॉर जीते हैं, कितनी सक्सेस मिली उन्हें वॉर में, और कहाँ तक उनकी किंगडम का एक्सटेंट है। ठीक है, जो रूलर होते थे उनके अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता था प्रशस्तीज में। प्रशस्ति का मतलब होता है बच्चा इन प्रेज ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति? इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में लिखी हुई चीज़ों को हम क्या बोलते हैं बच्चा? प्रशस्ति। तो जितने भी इनका जो जीत होती थी, इनका जो किंगडम का एक्सटेंशन होता था, उसको क्या में डिस्क्राइब किया जाता था? रूलर्स के अचीवमेंट्स को किस में डिस्क्राइब किया जाता था बच्चा? प्रशस्ति। और ये प्रशस्ति लिखने वाले कौन होते थे? इनके जो कोर्ट में जो स्कॉलर्स रहते थे, कोर्ट पोएट होते थे, वो लोग लिखते थे टू हेल्प द रूलर विन पीपल्स एडमिरेशन। और क्यों लिखते थे? जिससे लोगों का एडमिरेशन किसको मिले? किंग को। मतलब ये हुआ कि मतलब इतनी तारीफ ये राजा की लिखते थे कि लोग उसको एडमायर करने लगे, लोग उसको पसंद करने लगे। प्रशस्ति का मतलब ये इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी राजा को आप इतना प्रेज कर रहे हो, इतनी उसकी प्रशंसा कर रहे हो कि लोग उसको एडमायर करने लगे, उसे पसंद करने लग जाए। रूलर ऑल्सो टुक हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, किंग्स ऑफ द किंग। जो रूलर होते थे वो भी बहुत हैवी टाइटल्स ले लेते थे। ठीक है, जो कोर्ट पोएट है वो तो लगा पड़ा है लिखने में कि मैं कितना अच्छा इस राजा के लिए लिख दूं कि लोग इसको पसंद करने लग जाएं। ठीक है, फिर जो रूलर्स थे वो भी बड़े बड़े टाइटल्स ले लेते थे, जैसे महाराजाधिराज, किंग्स ऑफ द किंग, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, एम्परर ऑफ द थ्री वर्ल्ड,
टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ। देखो उनका कोर्ट पोएट उनको ग्लोरीफाई कर रहा है, कोर्ट स्कॉलर तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं बाय राइटिंग प्रशस्ति। पैरेलली दे आर ऑल्सो टेकिंग हैवी टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज, राजाओं का राजा, किंग्स ऑफ द किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती, एम्परर ऑफ थ्री वर्ल्ड, ऐसे टाइटल्स वो ले लेते थे टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ, अपने आप को ही ग्लोरीफाई करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ण सिस्टम पढ़ें तो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मणों को काम दिया गया आपको टीचिंग करना है और आपको रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करवानी है। क्षत्रिय जो क्लान थी, क्षत्रिय को क्या बोला गया बच्चा कि आपको क्या करना है, वॉरियर बनना है, फाइटर बनना है, अपने लोगों के लिए लड़ाई करना है। फिर आई वैश्य कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी के लिए कहा गया, क्या कहा गया कि आपको ट्रेडिंग करना है, बिजनेस करना है। और जो शूद्र होते थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सारे मीनियल जॉब्स करेंगे। तो बच्चा अगर कोई किंग क्षत्रिय होता तो उसको एक्सेप्टेंस इजीली मिल जाती, मतलब जो किंग होते, रूलर होते, बेसिकली वो कौन ही होने चाहिए होते, क्षत्रिय, अगर उन्हें इजीली एक्सेप्टेंस चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं था स्टूडेंट कि सारे किंग क्षत्रिय ही थे, बहुत सारे ऐसे किंग भी बने जो नॉन क्षत्रिय थे। सो स्टूडेंट, ट्रेडिशनली किंग्स और वॉरियर्स किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, किस कास्ट को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय। किस कास्ट को बिलोंग करते थे बच्चा, क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इसका रिजल्ट, एज अ रिजल्ट पीपल एक्सेप्टेड अ रूलर मोर इजीली इफ ही वाज क्षत्रिय रूलर। आपका क्षत्रिय होगा तो लोग उसको लोग इजीली एक्सेप्ट करते थे क्षत्रिय रूलर को। पर बच्चा बहुत सारे रूलर ऐसे भी हुए जो नॉन क्षत्रिय थे बाय बर्थ, तो वो क्षत्रिय तो थे ही नहीं, पर एक ऐसा प्रोविजन था कि आप भले ही किसी क्षत्रिय वंश में ना पैदा हुए हो पर आप क्षत्रिय बन सकते हो बाय परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअल्स। ओके, and after performing that particular ceremony, that particular ritual, they could claim to be the rightful ruler। और फिर लग जाता भैया ये तो बिल्कुल रूलर बनने का इसको पूरा राइट है। such ritual were also performed when rulers conquered distant land where they were not well known। Okay students, somewhere what is going on ki only who is non kshatriya, they are only performing that ceremony, but somewhere Kshatriya king also performing territories when he won डिस्टेंट लैंड्स, बहुत दूर दूर की ज़मीनें, एरियाज़ को अगर वो कनकर करता है तो ऐसे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर देता है सो दैट एवरीबडी विल नो हिम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन राष्ट्रकूट रूलर दांती दुर्ग कनकर्ड मालवा एंड पार्ट ऑफ गुजरात। बच्चा ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि जब राष्ट्रकूट किंग, राष्ट्रकूटा रूलर दांती दुर्ग, कुछ लोग इसको दांती दुर्गा बोलेंगे, जेंडर ही चेंज कर देंगे, इट्स दांती दुर्ग। दांती दुर्ग ने जब कनकर किया मालवा को एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, दांती दुर्गा ने जब जीत लिया मालवा और गुजरात को, मतलब दांती दुर्ग ने जब मालवा और गुजरात जीत लिया तो उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्य गर्भ। क्या था, हिरण्य गर्भ मीन्स गोल्डन वूम। ठीक है, क्या था, गोल्डन वूम। हिरण्य गर्भ महादान टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज क्षत्रिय रूलर। तो राष्ट्रकूट रूलर दाती दुर्ग ने अपने आप को क्षत्रिय रूलर बताने के लिए हिरण्यगर्भ का महादान किया, गोल्डन वूम किया। हिरण्यगर्भ महादान जो रिचुअल था उसको परफॉर्म किया, गोल्डन वूम को परफॉर्म किया टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज क्षत्रिय रूलर। नाउ सोर्सेस ऑफ इनकम, कैसे इनकम आती थी किसी रूलर के पास, तभी जब तक इनकम नहीं होगी बच्चा, जब तक वेलफेयर के काम नहीं होंगे, वेलफेयर के काम नहीं होंगे तो रूलर बहुत दिन तक रूलर नहीं रह पाएगा। तो कहाँ से होता था वेलफेयर, कहाँ से उसके पास फंड्स आते थे वॉर वेज करने के लिए। ठीक है, सोर्सेज इनकम थे टैक्सेस ऑन लैंड, ज़मीनों के ऊपर कर लगा देना। कर मतलब टैक्स मतलब होता है बच्चा कर, कर मतलब होता है मतलब आपके ऊपर कुछ टैक्स इम्पोज कर देंगे, आप उस टैक्स को दोगे तो वो किंग के लिए क्या होगा, रेवेन्यू। ठीक है, आपकी जो भी प्रोड्यूस होगी उसका कुछ अमाउंट आपको किसको देना पड़ेगा, किंग को। तो दे वर इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन लैंड, ट्रेड एंड क्राफ्ट। अगर आप कोई क्राफ्ट आइटम बना रहे हैं, आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, आपको उन सब के ऊपर क्या देना पड़ेगा बेटा, टैक्स। किसको, किंग को। वर द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिडवल रूलर्स। मिडेवल रूलर्स के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम था टैक्सेस ऑन लैंड, ट्रेड एंड क्राफ्ट।
These revenue met the expenses of royal households. जितने भी रॉयल हाउस होल्ड्स रहते थे, राजा रानी, उनका जो परिवार होता था, उसका एक्सपेंसेस, उसका खर्च कहाँ से आता था? क्योंकि राजा तो कोई काम करने जाता ही नहीं था, ना ही तो वो कल्टीवेशन करता था, ना ही तो वो ट्रेड करता था। तो उनका जो खर्च था बेटा, वो किससे निकलता था? टैक्स के अमाउंट से निकलता था। फिर वो वॉर भी लड़ता था, तो युद्ध लड़ने के लिए जो सैनिक होते हैं, हाथी घोड़े होते हैं, उनका एक्सपेंसेस वो भी इस टैक्स के अमाउंट से निकलता था। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एक किंग के कोर्ट में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जो होता था, उनका जो सैलरी वेजेस वगैरह जो होते थे, सैलरी वो कहाँ से आती थी? वो भी टैक्स से ही आती थी। रोड बनाना है, फोर्ट बनाना है, पैलेसेस, टेम्पल्स, ये सब होता था उस टैक्स से जो कलेक्ट किया जाता था, लैंड के ऊपर, ट्रेड के ऊपर एंड क्राफ्ट के ऊपर। ठीक है। Now, students, the burden of taxation fell heavily on actual producer. सबसे ज़्यादा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता था बेटा? एक्चुअल प्रोड्यूसर को, जो एक्चुअली कुछ कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पीजेंट, किसान, स्मॉल आर्टिशन, कुछ स्मॉल आर्ट बनाने वाले लोग, क्राफ्ट पर्सन, एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, हंटर्स थे, हर्डर्स थे, हंटर्स मतलब शिकारी, हर्डर्स मतलब चरवाहे, जिनकी टेरिटरी को भी राजा ने, जिस किसी किंग ने जीत लिया हो, उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता था। स्पेशली इफ दे बिकम कल्टीवेटर और लेबरर, जब वो कल्टीवेटर बन जाए या लेबरर बन जाए, तो स्पेशली उन्हें तब तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लैंड ग्रांट्स एंड फ्यूडेटरीज। लैंड ग्रांट का मतलब होता है बच्चा जमीन का दान दे देना। ग्रांट मतलब दान, और लैंड मतलब होता है ज़मीन। तो जब आप ज़मीन किसी को दान दे दोगे तो वो क्या होगी? लैंड ग्रांट्स। और फ्यूडेटरीज का मतलब क्या होता है बच्चा? जागीरदार। क्या होता है? जागीरदार, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, आप ज़मींदार भी बोल सकते हो, फ्यूडेटरीज। ठीक है। तो जो मिडिवल किंगडम्स थी बच्चा, उनकी जो सक्सेस थी वो डिपेंड करती थी वॉर्स पे और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे। जितनी ज़मीनें हैं उन पे कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कितने लोग कितना ज़्यादा टैक्स दे पा रहे हैं, उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, या तो फिर वॉर से, युद्ध लड़के। ठीक है। अगर आपको बार बार क्या करना है, वॉर लड़ने हैं या अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको कुछ लॉयल एम्प्लॉयज़ चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए डिफरेंट सेक्शन से जो आपके लिए लॉयल हों। ठीक है। टू एंश्योर दिस, वॉर करते रहना है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आपको द रूलर्स डिपेंडेंट ऑन लॉयल्टी ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उसे वेरियस सेक्शंस की लॉयल्टी की बहुत बैडली रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अगर उसके लिए कोई लॉयल नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब वो इस लॉयल्टी को विन करना चाहता है। किसकी लॉयल्टी को? इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स की, पावरफुल ब्राह्मण्स की। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लिखा है बच्चा, मतलब ब्राह्मण्स हैं, उसके जितने भी कोर्ट में रहने वाले लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन सबको क्या बनना है? उसके लिए लॉयल, वो उन सबकी लॉयल्टी को विन करना चाहता है। तो रूलर उन्हें क्या दे देता है? बड़ी बड़ी ज़मीनें दान में दे देता है, लैंड ग्रांट से देता है। एक किंग अपने ऑफिशियल्स की लॉयल्टी के लिए, पावरफुल ब्राह्मण्स की लॉयल्टी के लिए उन्हें क्या देता है? लैंड ग्रांट, ज़मीनें दे देता है बड़ी बड़ी। सच लैंड ग्रांट्स वर यूजुअली रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। तांबा, जो पूजा के बर्तन जिससे बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो जो कॉपर प्लेट्स, उसकी ऐसे प्लेट्स बना दी जाती थी और उसके ऊपर लिख दिया जाता था कि दिस पर्टिकुलर लैंड एरिया इज गिवन टू दैट पर्सन। तो ये जो लैंड ग्रांट दी जाती थी, इनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता था, विच वर गिवन टू द रेसिपिएंट्स। और ये जो लैंड ग्रांट का जो ये पत्र होगा, कॉपर प्लेट होगी, ये रेसिपिएंट को दे दिया जाएगा। ये किंग है, ये ए बी जो भी पर्सन को वो लैंड ग्रांट दे रहा है उसे ये रखने के लिए दे देगा। ठीक है। कभी हो सकता है किंग का बेटा फ्यूचर में एक्सपांशन करना चाहिए, वो बोले कि ये ज़मीनें तो मेरी हैं, तो ये जो ए पर्सन है इस लैंड ग्रांट को उन्हें दिखा सकता है। नाउ सामंत, तो कौन होते हैं बच्चा ये सामंत? बच्चा किंग क्या करता था? अपने ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट दे देता था, बड़ी बड़ी ज़मीनें दान देता था। किसके बजाय? कैश सैलरी की बजाय। इंस्टीट का मतलब होता है के बजाय, ठीक है, या के बावजूद, के बजाय होता है इंस्टीट। तो कैश सैलरी ना देता था अपने ऑफिशियल्स को, क्या देता था बच्चा? लैंड ग्रांट्स। किंग ऑफन गैव हिज ऑफिशियल्स लैंड ग्रांट्स इंस्टीड ऑफ कैश सैलरीज। जिन्हें ये लैंड ग्रांट्स मिलेगी बच्चा, वो किंग का क्या बन जाएगा? फ्यूडेटरीज, जागीरदार बन जाएगा। ठीक कोई बात?
किंग ने जिस भी ऑफिशियल को कैश सैलरी की जगह लैंड ग्रांट दी, वो किंग का क्या बन जाएगा? फ्यूडेटरीज. A feudatory had to pay a part of revenue collected from land to the king. अभी feudatory का काम क्या होगा बच्चा? सपोज करो उसे ये विलेज मिल गया, ए विलेज में बहुत सारे फार्मर्स रहते हैं, उनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं. इन सब ज़मीन पे टैक्स कलेक्ट करने के राइट किसके हो जाएंगे? इस फ्यूडेटरीज के. अब ये जो फ्यूडेटरी होगा ये टैक्स कलेक्ट करेगा यहाँ से, कुछ पार्ट अपने पास रख लेगा और कुछ किसको देना पड़ेगा बेटा? इसको किंग को देना पड़ेगा. फिर से हम पढ़े, सामंत किन लोगों को बोलते थे बच्चा? सामंत. बिफोर किंग वॉज गिविंग लैंड ग्रांट्स इंस्टेड ऑफ कैश सैलरीज. तो द पर्सन हु इज receiving that land grants has to collect revenue from that land area, that village. Some part he'll keep with him only and some part he has to give to king. फ्यूडेटरी सामंत, इसका काम होगा कि जो भी इसको ज़मीन मिली है दान में नहीं मतलब कैश सैलरी के अगेंस्ट में, उस लैंड के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा, कुछ अपने पास रखेगा और कुछ किसको दे देगा? किंग को दे देगा. ठीक है. एक और काम करना पड़ता था इस फ्यूडेटरी को स्टूडेंट्स, कि इसको अपनी मिलिट्री भी मेंटेन करनी होती थी. ठीक है. तो जब जब किंग को रिक्वायरमेंट आएगी तो उसे मिलिट्री सपोर्ट भी कौन देंगे? ये फ्यूडेटरी सामंत. आई बात समझ में? ज़मीन मिल गई है, ज़मीन के ऊपर टैक्स कलेक्ट करो, आर्मी मिलिट्री मेंटेन करो. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये मिलिट्री किसको सपोर्ट करेगी? किंग को सपोर्ट करेगी. लैंड से जो टैक्स वसूल होगा कुछ ये लोग रखेंगे और कुछ किसको दे देंगे? किंग को दे देंगे. ठीक, कोई बात? इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती थी कि उस लैंड एरिया से टैक्स कलेक्ट करे, उस पर्टिकुलर एरिया को एडमिनिस्टर करे. ठीक है. एडमिनिस्टर जस्टिस इन लैंड्स एज लॉन्ग एज ही फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन. और उसके पास बेटा ये ज़मीन के राइट्स कब तक रहेंगे? जब तक वो ये सारे ऑब्लिगेशंस पूरे करता रहेगा. ऑब्लिगेशन में क्या है? आपको जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका कुछ पार्ट किंग को देना है, प्लस आपको मिलिट्री सपोर्ट भी किंग को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है. जो डिफीटेड किंग्स होते थे वो क्या करते थे बच्चा? उनको बोल दिया जाता है ठीक है आप ज़मीनें अपने पास रखो और हमारी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लो, है ना. जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें मिलिट्री सप्लाई करना, इस एरिया से लैंड कलेक्ट करो और हमें दे देना. मतलब जो डिफीटेड किंग होगा वो किसके अंदर में हो जाएगा? जो विनर किंग होगा उसके अंदर में. चलो, फ्यूडेटरीज वर रेफर्ड टू वेरियसली एज सामंत. फ्यूडेटरीज को क्या बोलते थे बच्चा? सामंत बोलते थे. राजा, रानका, ठाकुरा, रनाका, राजा, सामंत, ठाकुरा, ये फ्यूडेटरीज के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम थे. टू इंक्रीज देयर वेल्थ एंड स्ट्रेंथ द सामंत टुक स्टेप्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. अब हर सामंत को लगता था बच्चा कि वो अपनी वेल्थ को, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे और इसलिए वो अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसको इंक्रीज करना चाहता था. बड़ी बड़ी आर्मीज़ मेंटेन करता था कि उसकी आर्मी को देख के राजा उससे बहुत खुश हो और उससे ऑल लैंड ग्रांट दे दे. और कई बार क्या होता था, राजा खुद वीक हो जाता था तो ये बड़ी आर्मी राजा के ऊपर कब्जा कर लेती थी. द सामंत हु गॉट लार्ज लैंड ग्रांट्स ग्रीव वेरी पावरफुल. वो सामंत बच्चा जिनको ज़्यादा ज़मीनें ग्रांट में मिली थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए. समटाइम्स विद द किंग्स परमिशन दे ग्रांटेड लैंड टू लेजर फ्यूडेटरीज. और फिर कई बार ये खुद इतनी ज़मीनों को संभाल नहीं पाते तो ये राजा से परमिशन लेते और फिर अपनी ज़मीनों को छोटे छोटे फ्यूडेटरीज को दे देते. और उनको क्या कहा जाता? सब फ्यूडेटरी. क्या कहा जाता? सब फ्यूडेटरीज. द सब फ्यूडेटरीज ओड ऑब्लिगेशन नॉट टू किंग बट टू सामंत. और अभी बच्चा ये जो सब फ्यूडेटरी होता इसका ऑब्लिगेशन फ्यूडेटरीज के लिए होता. किसके लिए होता है? इस सामंत के लिए होता है, इस फ्यूडेटरी के लिए होता, ना कि राजा के लिए. किंग ने क्या बनाया बेटा? फ्यूडेटर. अब ये फ्यूडेटरी के अंदर कौन आ गए? सब फ्यूडेटरी. तो ये सब फ्यूडेटरी किसके ऑर्डर को मानेंगे? फ्यूडेटरी के ऑर्डर को ही मानेंगे बच्चा. और वो फ्यूडेटर जिसके पास बहुत सारे सब फ्यूडेटरीज हो जाते उसको परमिट किया जाता कि तुम आओ रॉयल कोर्ट में बैठो और हमेशा उसे बड़ी बड़ी हायर पोस्ट दे दी जाती, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी जाती, लॉफ्टी टाइटल मिल जाते. उन्हें क्या मिल जाते? लॉफ्टी टाइटल्स, बड़े बड़े टाइटल्स मिल जाते. क्या टाइटल मिलते? महासामंत या महासामंता. क्या? महासामंत, महासामंता, महामंडलेश्वरा, महामंडलेश्वरा, महासामंता, ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन, इस तरीके के टाइटल मिल जाते. किंग फिर बेसिकली इन फ्यूडेटरीज पे डिपेंड करता.
द फ्यूडेटरीज ग्रू एम्बिशियसली, और एक टाइम के बाद ये जो फ्यूडेटरीज रहते हैं ये एम्बिशियसली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते, कुछ इंडिपेंडेंट हो जाते, है ना, और धीरे धीरे करके किंग की पावर फिर डिक्लाइन होने लगती। जैसे अगर हम बात करें जो राष्ट्रकूट थे वो फ्यूडेटरीज थे, हु रोज टू पावर, जो पावर में आए और उन्होंने अपने ही ओवरलॉर्ड चालुक्य ऑफ वतापी को ओवरथ्रू कर दिया। चालुक्य ऑफ वतापी के सामंत थे राष्ट्रकूट, जिन्होंने ग्रेजुअली अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि अपने ओवरलॉर्ड चालुक्य ऑफ वतापी को ही ओवरथ्रू कर दिया। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डू in part 2.